नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। बातचीत की टेबल पर शांति का नाटक खेलने वाले चीन ने एक बार फिर विश्वासघात किया है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीन ने पेंगोंग क्षेत्र में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसे करारा जवाब मिला है। यह सब कहां हुआ, कैसे हुआ, इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये भी समझाएंगे कि गलवान में पीछे हटने वाला चीन पेंगोंग से पीछे क्यों नहीं हटना चाहता। आपको यह भी समझना होगा कि चीन के खिलाफ भारत के विकल्प क्या हैं और भारत की तैयारी कैसी है। भारतीय सेना की आक्रामकता और बाहुबल देखकर चीन का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। इसके अलावा चीन के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देने वाली तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। 15 जून को गलवान घाटी में जब चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी तो भारत के वीर सपूतों ने बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मारा था, लेकिन चीन ने यह बात स्वीकार नहीं की थी। अब ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की कब्र कहां बनाई है। आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी इस दुनिया में नहीं रहे। फेफड़े में संक्रमण के कारण 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जीवन में राजनीति और लोक नीति के कई संदेश छिपे हुए हैं। इसीलिए आज भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की कुछ अनसुनी कहानियों को देखना जरूरी है। जीडीपी के मोर्चे पर भारत को जबरदस्त झटका लगा है, यह खबर भी आपको दिखाएंगे। पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर -23.9% रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बीते 40 साल में पहली बार ऐसी गिरावट आई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे दें। बीती रात पेंगोंग इलाके में चीन को पीछे खदेड़ने की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल वहां पर हुआ क्या था, 29-30 की दरमियानी रात को वहां पर क्या हुआ था, ये तमाम एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग जानकारी लेकर हमारे सहयोगी मनजीत सिंह नेगी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मनजीत, बताएं क्या हुआ है, एक एक चीज किस तरीके से चीन को मुंह की खानी पड़ी है वहां पर। श्वेता, अप्रैल मई के दौरान चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों में घुसपैठ करके भारत को चौंकाया था, लेकिन इस बार भारतीय सेना का मौका था और भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पेंगोंग त्सो का जो दक्षिण का इलाका है, वहां पर थाकुंग इलाके में कुछ ऐसी पोस्ट थी जो खाली पड़ी हुई थी, जिन पर चीन की नजर थी। इससे पहले कि चीन उन पर कब्जा करता, चीन की सेना की मंशा थी, पीएलए उस तरफ आगे बढ़ रही थी। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स की जो बटालियन है, उन्होंने इस ऑपरेशन को 29 और 30 की रात को अंजाम दिया और उन पोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला कदम था और उसके बाद चीनी सेना सख्ते में आ गई। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की और उसे पूरी तरह से रोक दिया गया। और ये दिखाता है कि गलवान की घटना के बाद भारतीय सेनाओं की जो तैयारी थी, उसी का नतीजा था कि चीन एक बार फिर चीन को एक बड़े मौके पर उसको मुंह की खानी पड़ी है। और इस ऑपरेशन के दौरान अभी जो जानकारी मिल पा रही है, एक जवान जो माइन ब्लास्ट वहां पर बिछाई गई थी, कहा जा रहा है कि 1962 की का वो माइंस था, वो उसकी वजह से घायल होने की घटना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी जानकारी सेना द्वारा अभी नहीं दी गई है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन इस बार चीन को चौंकाने वाला, क्योंकि अभी तक भारतीय सेना की कोशिश श्वेता ये थी कि स्थिति पर नजर रखी जाए, स्टेटस को बनाकर रखा जाए, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने बड़ी खबर आप दे रहे हैं मनजीत, बड़ी खबर आप दे रहे हैं इस समय कि किस तरीके से भारत ने अब तय किया है कि अब सिर्फ हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हम एक्शन भी करेंगे। हम चीन को उसी दवा का स्वाद देंगे मनजीत, जो अब उसे समझ में आ रहा होगा कि वो कितना कड़वा है। चीन को अब समझ में आ रहा होगा कि उसकी जो नीतियां हैं और भारत की तरफ से जो ये कदम उठाया गया, इसे किसी भी तरीके से हम विस्तार से भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये भारत की अपनी जमीन है जिस पर चीन सालों दशकों से कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। और अब चीन को समझ में आएगा कि अगर हिंदुस्तान कहता है कि हम अपनी जमीन वापस लेंगे तो वो उसमें सक्षम भी है। मंजीत, श्वेता, अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसमें यह भी जानकारी है कि जो इस इलाके, अगर हम पेंगोंग त्सो झील की बात करें, बहुत लंबी झील है और उसके अलग अलग इलाके हैं। अगर इस वक्त जो तनाव है वो उत्तरी छोर पर है, जहां पर फिंगर 5 पर चीनी सेना इस वक्त बैठी हुई है, लेकिन बाकी जो इलाके हैं, दक्षिण का इलाका जहां पर ये ऑपरेशन हुआ है, वहां पर चीन की कोशिश थी कि जो खाली जगह है, जिसको हम अभी तक बफर जोन मानते थे, जहां पर हमारी सेना भी पेट्रोलिंग करती थी, चीनी सेना भी पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन किसी का उन जगहों पर कब्जा नहीं था। और चीन ने कोशिश की है कि ऐसी जगहों पर कब्जा किया जाए। यहां तक भी जानकारी हमें मिल पा रही है कि चीनी सेना वहां पर कुछ इलाकों में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही है, जिसको
भारतीय सेना ने नाकाम किया। और यही इसी ऑपरेशन का नतीजा है कि इस बार भारतीय सेना ने आक्रामक यानी कि एग्रेसिव होकर आक्रामक रणनीति के तहत चीन को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है। और क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी की भारत की तरफ से जिस तरह की आक्रामकता दिखाई है, चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है, जिस तरह का शौर्य हमारे सैनिकों ने दिखाया है, अब चीन इस तरह की गलती करने की भूल नहीं करेगा। जिस तरह की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते हैं, जिस तरह की जानकारियां मंजीत आपके लिए लेकर आते हैं, चीन अभी तक एक एक करके स्वीकार करता है, या यूं कहें कि तस्वीरें आ जाती हैं। थोड़ी देर में हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो चीन के आत्मविश्वास को तोड़ने वाली सबसे बड़ी तस्वीर है। लेकिन ये जो जानकारी है ये बहुत बड़ी भारतीय सेना की आक्रामकता से और हमारी रणनीति से जुड़ी हुई। खबरदार में अब आपको चीन के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देने वाली वो तस्वीर दिखाते हैं जो कुछ लोगों के लिए सबूत भी साबित होगी। आज का दिन चीन के लिए बहुत बुरा है, उसके लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आई हैं। इन तस्वीरों में दिख रही है बहुत सारी खबरें। पहली बार में बहुत सामान्य सी तस्वीर लग सकती है, मगर यह सामान्य तस्वीर बिल्कुल नहीं है। ये चीन के घमंड को तोड़ने वाली तस्वीर है। इसके साथ ही चीन का झूठ भी सबके सामने आ गया है। 15 जून को गलवान घाटी में जब चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी तो भारत के वीर सपूतों ने चीनी सैनिकों को बुरी तरह हराया था। तब भारत की तरफ से कहा गया था कि चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। हालांकि तब चीन ने मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या नहीं बताई थी। आखिरकार चीन के सोशल मीडिया पर यह कड़वा सच सामने आ ही गया। चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर 2 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि एक चीनी सैनिक चेन जियांगरोंग की मौत गलवान में हुई झड़प के दौरान हुई थी और उसकी कब्र यही है। इस खबर को आगे विस्तार से डिकोड करेंगे, लेकिन इससे पहले यह देखते हैं कि 29 और 30 अगस्त की रात को कैसे चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उसे कैसे करारा जवाब मिला, कैसे भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। यह सब कहां हुआ, कैसे हुआ, इसका गहरा विश्लेषण करने के लिए हमने आपके लिए यह रिपोर्ट तैयार की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिन में दोस्ती का अकाउंट बैलेंस दिखाते हैं और उनकी सेना रात के अंधेरे में दोस्ती के उसी अकाउंट से चोरी करती है और फिर सीनाजोरी करती है। 29 अगस्त की रात चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की चालबाजी पकड़ ली गई। चीनी सेना जमीन को कब्जा करने के इरादे से आई थी, लेकिन एलएसी पर मुस्तैद हमारे जवानों ने चीन को बड़ा झटका देकर हैरान कर दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सबसे पहले आपको नक्शे के जरिए ये समझाते हैं कि चीन की ताजा घुसपैठ कहां हुई है। 29-30 अगस्त की रात चीन की सेना ने समझौते को तोड़ते हुए ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग इलाके में जमीन पर कब्जे की नाकाम कोशिश की। चीन का यह नया मोर्चा पेंगोंग इलाके में है। ताजा घुसपैठ फिंगर क्षेत्र के दक्षिणी इलाके की है। इससे पहले चीनी सेना फिंगर क्षेत्र के उत्तरी इलाके में फिंगर 4 तक अपना दावा कर रही है, जो भारत को कतई मंजूर नहीं। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ है, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। ये चाइना की सड़क है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक आती है। तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। इस जनरल एरिया में यह झड़प हुई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की हिमाकत की, लेकिन चीन की हर चाल बेकार गई। सेना ने चीन की टुकड़ी को खदेड़ दिया। इस भिड़ंत में हमारे सेना के जवानों के शौर्य की कहानी भी जबरदस्त है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल आज तक के पास है। दरअसल 29-30 अगस्त की रात को चीन की छोटी टुकड़ी, जिसमें 500 जवान थे, बख्तरबंद गाड़ियों से सवार होकर पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में पहुंचे। उनकी मंशा थी अचानक हमला करके पहाड़ों पर तैनात भारतीय टुकड़ियों को खदेड़ दे और पोस्ट पर कब्जा कर लें। लेकिन चीन भूल गया था कि धोखे वाली उसकी रणनीति अब नहीं चलने वाली। रात के अंधेरे में चीनी फौज की हरकत भांप ली गई और फिर तुरंत जवानों ने मोर्चा संभाल लिया
और चीन के सैनिकों पर टूट पड़े। कुछ देर की लड़ाई में चीनी सेना के पैर उखड़ गए और वो मोर्चा छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। गलवान घाटी की खूनी भिड़ंत के बाद से ही भारत को इस बात की आशंका थी कि चीन दोबारा ऐसी हिमाकत कर सकता है। इसीलिए तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद रखा। नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी बेड़े को तैनात किया, तो वायुसेना ने सुखोई से लेकर तमाम दूसरे लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जबकि सेना ने जमीन पर टैंक से लेकर अपने जवानों को इकला मिसाइल से लैस किया। और इसी का नतीजा है कि 29 और 30 को चीन की हिमाकत का समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चीन की हरकत के तुरंत बाद लेह श्रीनगर मार्ग को बंद कर दिया गया। ये फैसला सेना के वाहनों को तेजी से लेह तक ले जाने के लिए किया गया। सूत्रों के मुताबिक टैंक और भारी तोपखाने की भी तैनाती की गई है। दरअसल भारतीय सेना चीन के धोखे वाली रणनीति को पहचानती है। पिछले 2 महीने से एलएसी पर तनाव घटाने के लिए सैन्य कमांडरों के स्तर पर बैठक हो रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद 6 जून को पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई, लेकिन इसके जवाब में चीन ने 15 जून को गलवान में भिड़ंत कर दी। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और 22 जून को फिर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। दोनों यथास्थिति बनाने को तैयार हुए। 30 जून को फिर 12 घंटे की बैठक हुई। चीन की सेना कुछ पोस्ट से पीछे भी हटी। 14 जुलाई को भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच चुशुल में चौथे दौर की बातचीत हुई, जो कि 15 घंटे चली। चीन पैंगोंग इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसके बाद आखिरी दौर की बैठक 2 अगस्त को हुई, जो करीब 10 घंटे चली और इसके 27 दिन के बाद एक बार फिर चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की। भारत चीन की इस फितरत को अच्छे से समझता है, इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 24 अगस्त को चीन का नाम लिए बिना चेतावनी दी थी। इस बयान का मतलब अब चीन को समझ में आ गया होगा। भारत जो बोलता है वो करता है, और वो ये भी जानता है कि चीन जो बोलता है वो कतई नहीं करता। हिंदुस्तान की फौज जो है काफी ज्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहां से पुशबैक किया। चाइना जो है बड़ा डिवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। और जब जब चाइना की तरफ से इस माफी कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। 29-30 अगस्त की घटना से यह साफ हो गया है कि चीन किसी भी कीमत पर भारत की जमीन हड़पना चाहता है। चीन को उम्मीद ये थी कि भारत के तेवर कुछ समय में ढीले पड़ जाएंगे और वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा, लेकिन भारत के आक्रामक रवैये ने चीन के विस्तारवादी चश्मे पर लगी धूल झाड़ दी है। राहुल कमल के साथ मंजीत नेगी, आज तक। इस घटना पर चीनी सेना ने कहा है कि भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिण में एक दर्रे के पास एलएसी को अवैध तरीके से पार किया और चीन की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन किया। इससे पहले इस घटना को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीनी सेना ने एलएसी का उल्लंघन करने की कोशिश नहीं की है। दोनों देश जमीनी स्तर पर एक दूसरे के संपर्क में हैं। चीन की सेना सिर्फ लद्दाख में ही भारत के खिलाफ साजिश नहीं रच रही है, बल्कि वो लद्दाख से अरुणाचल तक मोर्चा खोले हुए है। सैटेलाइट इमेज और खुफिया रिपोर्ट से चीन का गेम प्लान बेनकाब हो रहा है। भारतीय सेना को पक्की खबर है कि चीन कहां पर साजिश रच रहा है, कहां कितनी चीनी सेना तैनात है। खबर मिली है कि चीन ने लद्दाख के अलावा उत्तराखंड, डोकलाम और अरुणाचल में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। 29 अगस्त की रात को चीन का दांव उल्टा पड़ गया। हिंदुस्तान के पराक्रमी वीरों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। चोट खाया चीन वार करने की ताक में। चीनी एयरफोर्स भारत से सटे पूरे बॉर्डर पर हवाई किलेबंदी को मजबूत कर रही है। चीन पूरी भारतीय सीमा के करीब अपने मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है। यानी एलएसी पर चीन की तैयारी काराकोरम से अरुणाचल तक है। नई सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती के पास फौजी जमावड़ा बढ़ा दिया है। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास मिसाइलों की तैनाती कर दी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से इस मिसाइल साइट की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है।
डोकलाम के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती भी कर रहा है। चीन ने यहां अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम भी लगाया है, जिसका मतलब हुआ कि चीन यहां हवाई निगरानी बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के मैनलिंग और लहुंजे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें चीन ने तैनात की हैं। वो नए नए इलाकों में ऐसी सिचुएशन जो है उसको ट्राई करेगा कि उसको एक्टिवेट करे, ताकि उसके पास एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ रहे। बात ताकि जब बार्गेनिंग की बात आएगी कि कंसेशन हमको ये दीजिए वो दीजिए, तो वो अलग अलग इलाकों में बैठा हुआ कहेगा हम यहाँ से हटते हैं और आप वहां से ये कीजिए। इससे पहले लद्दाख के देपसांग, गलवान घाटी, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग में चीन पहले ही मोर्चा खोले हुए है। एलएसी के पास चीन ने अपने J-20 फाइटर प्लेन की तैनाती भी की है, लेकिन सब जानते हैं कि चीन की सेना लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत दिनों तक मोर्चे पर नहीं रह सकती। उसकी वायुसेना ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने में कमजोर है। चीन J-20 का जितना मर्जी दम भर ले, पर भारत के पास राफेल है, सुखोई 30 है, मिग और मिराज की ताकत है और तेजस की तेजी से मुकाबला वो नहीं कर सकता। हर दिन लड़ाकू विमान लद्दाख के आसमान में गश्त कर रहे हैं। चीन की किसी भी हिमाकत का तुरंत जवाब दिया जा सकता है। वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक और हिंदुस्तान में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पैदल सेना को हर संभव मदद देने की क्षमता रखते हैं। चीन पर दबाव बनाने के लिए एलएसी के पास 35 से 40 हजार भारतीय थल सेना के जवान पोजीशन लिए हुए हैं। सेना के स्पेशल कमांडो की खास तैनाती है। इसकी खासियत है कि लगभग हर वक्त किसी भी मिशन के लिए ये तैयार रहते हैं। एलएसी के पास M777 होवित्जर तोप भी लगाई गई है। भारत के T-90 टैंक चीन के हल्के टैंकों की हवा निकालने में सक्षम है, यानी एलएसी पर हर वक्त टकराव की आशंका बनी हुई है। रणनीति जो हमने बनानी है, हमने ये सोच के बनानी है कि हमारे में कितना दम है, हम क्या कर सकते हैं और उसी प्रकार से हम कार्रवाई करें। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, अगर जंग छिड़ती है तो हमारे पास में इतनी ताकत है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। चीन चाहता है कि भारत उसके दबाव में बिखर जाए, लेकिन भारत का रुख आक्रामक है। कर्नल विनायक भट्ट के साथ मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला, आज तक। चीन कितना धोखेबाज मुल्क है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मगर चीन पूरी दुनिया में अब शर्मिंदा होने वाला है, क्योंकि चीन का झूठ कब्र तोड़कर बाहर निकला है। चीन के झूठ को बेपर्दा करने वाली तस्वीरें आई हैं। ये कब्र चीनी सैनिकों की है, उन सैनिकों की जिनकी मौत गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प के दौरान हुई थी। चीन ने यह बात अपने देश के साथ पूरी दुनिया से छिपाई कि उसके सैनिक गलवान में मारे गए, मगर कब्र की ये तस्वीरें सामने आई तो जिनपिंग का फरेब पकड़ा गया। इन कब्रों पर मैंडरिन भाषा में लिखा है कि भारतीय सैनिकों के साथ गलवान झड़प में मारा गया सैनिक। इन तस्वीरों के अलावा कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि कैसे चीन के खुद के देश में गलवान वाले झूठ की वजह से विद्रोह की नौबत आ गई। चीनी सेना में असंतोष भर देने वाली तस्वीर है ये। चीन के झूठ की धज्जियां उड़ा देने वाली तस्वीर है ये। चीन की दादागिरी की चिंदियां उड़ा देने वाली तस्वीर है ये वो तारीख थी जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जांबाजों पर हमला किया था। इस हमले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, मगर यहीं पर हमारे जांबाजों ने पराक्रम की गाथा लिखी थी। जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, मगर चीन नहीं माना, झूठ बोलता रहा। वो अपने सैनिकों की मौत को स्वीकार करने से बचता रहा और तो और उन्हें अंतिम विदाई तक नहीं दी। मगर अब सच कब्र फाड़कर बाहर आया है। गलवान में चीनी सैनिकों के मारे जाने का सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीरें। चीन के कांगजीवा इलाके में चीनी सेना का ये वॉर मेमोरियल है। इसी मेमोरियल में दफन है चीन के वो जवान जिन्हें 15 जून को PP-14 इलाके में हमारे जांबाजों ने मौत के घाट उतारा था।
कांगजीवा के वॉर मेमोरियल में ये 2019 के आखिर की तस्वीरें हैं। तब यहाँ 105 कब्रें थी, लेकिन अब यहाँ नई कब्र दिख रही है। ये उन्हीं जवानों की कब्र है जो गलवान में भारतीय जांबाजों के हाथ मारे गए थे। नई बनी एक एक कब्र चीन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं। इन तस्वीरों से ये पता चलता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मानसिकता क्या है और उनका चाइनीज पीएलए के ऊपर कितना बड़ा दबाव है कि चाइनीज पीएलए को भी 2 महीने लग गए उनकी सोल्जर्स के यादगार जो कब्र बनाई जाती है, जो शहीद होते हैं, उनके शहीदी स्मारक में भी लोगों को जाकर माथा टेकने की मौका नहीं मिल रहा। चीन नहीं चाहता था कि गलवान में मारे गए उसके जवानों का सच दुनिया के सामने आए, मगर उसके झूठ की पोल इन कब्रों ने खोल दी। गलवान में 15 जून की झड़प के बाद ऐसी खबरें आ रही थीं कि चीन की सेना ने भी काफी सैनिक खोए हैं, लेकिन चीन ने कभी भी इस बात को नहीं माना और आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया कि कितने उनके सैनिकों की इस झड़प में मौत हुई थी। भारत ने साफ कर दिया था कि 20 सैनिक भारत के इस झड़प में मारे गए थे, लेकिन चीन चुप रहा था। ये सच सामने आया कैसे, ये जानना जरूरी है। दरअसल चीन की सोशल मीडिया साइट पर तस्वीरों के साथ एक खबर वायरल हो रही है। चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर 2 अकाउंट्स पर दावा किया गया। दावे में कहा गया कि चीनी सैनिक चेन जियारोंग की मौत गलवान झड़प में हुई। चेन जियारोंग की यहाँ कब्र बनाई गई है। कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा है फुजियान के पिंगनान की 69,316 टुकड़ी का सैनिक। आगे लिखा है ये चेन जियांगरोंग की कब्र है जिसने जून 2020 में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में अपनी जान गंवाई। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की तरफ से लगाए गए इस पत्थर पर चीनी सैनिक चेन जियांगरोंग को श्रद्धांजलि दी गई। ये एक ऐसी मानसिक क्षति है पीएलए के ऊपर जिससे उभर कर वो आज तक ऊपर नहीं आ सका है। पीएलए के साथ जो हुआ, जो उनकी चीन की गवर्नमेंट ने किया उनके साथ, वो एक बहुत ही अमानसिक टाइप की जो स्थिति है वो पैदा हुई। उनके लोगों को अभी तक भी नहीं पता कि कितने लोग कहां मरे। लेकिन इस बारे में अब भी चीन की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। न ये बताया गया है कि ये कब्र उसके सैनिक की है, लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद चीन घिरता नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है प्रेसिडेंट जी के मन में? उसकी छवि। और जब उसकी छवि, जब 16 बिहार रेजिमेंट के जवान, 40 जवान, 123 मेरी सूचना है 123 पीएलए ट्रुप्स को मार देते हैं, जवानों को मार देते हैं, तो ये तो बहुत भयंकर बात है। ये तो चीन के प्रेसिडेंट जी की पूरी छवि ध्वस्त करने की क्षमता रखता है ये सूचना। चीन चाहे जितना झूठ बोले, चाहे जितना तमाशा करे, मगर उसका झूठ अब दुनिया के सामने है। आपको बता दें कि जिस चीनी सैनिक की कब्र यहाँ बनाई गई है उस पर लिखा है ये कब्र 5 अगस्त 2020 को दक्षिणी शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र में बनाई गई है। इसमें लिखा है कि मरने वाला सैनिक 19 साल का था। सैनिक दिसंबर 2001 में जन्मा था। आपको बता दें कि चीन में पहले से लोगों में विद्रोह है। वो सवाल कर रहे हैं कि गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की जानकारियां क्यों नहीं दी गईं। जाहिर सी बात है, अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो चीन के भीतर विद्रोह होना तय है। संभव है कि चीनी सैनिकों में भी असंतोष बढ़े। अगर ऐसा हुआ तो मानकर चलिए कि ड्रैगन पस्त होने वाला है। कर्नल विनायक भट्ट और साई किरण कानन के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। कब्र वाली खबर लीक होने के बाद चीन का आत्मविश्वास काफी हिला हुआ होगा, लेकिन आगे जो रिपोर्ट्स हम दिखाने वाले हैं वो चीन के कॉन्फिडेंस को और कम कर देंगी। हम आपको भारत की आक्रामक तैयारी की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि अगर ये तनाव बढ़ता है तो भारत के पास क्या क्या विकल्प है। गलवान में खूनी झड़प के 115 दिन बाद चीन ने एक बार फिर बता दिया कि वो अब सिर्फ बातों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि बात अब गलवान से आगे बढ़ चुकी है। इतनी आगे कि अब भारत के पास चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की
1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी कह चुके हैं कि बातचीत फेल हुई तो चीन के खिलाफ सैन्य विकल्प भी तैयार हैं। अब हम एक एक करके उन्हीं विकल्पों के बारे में बताते हैं। विकल्प नंबर 1, चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई। तरीका, टैंक और तोपों का सीमित इस्तेमाल। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत ने एंटी एयरक्राफ्ट गन को लद्दाख क्षेत्र में तैनात कर दिया है। लद्दाख में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। सेना ने लद्दाख सीमा पर टैंकों और होवित्जर तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख में LAC पर सर्दियों के मौसम में अतिरिक्त 35,000 जवानों की तैनाती का भी फैसला किया गया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई आखिरी विकल्प होगा। चाइना ने बड़ी सोची समझी हुई रणनीति के अंदर ये ट्रांसग्रेशन किए हैं। उसने 5 या 6 जगह ऐसी चुनी है जो बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स हैं या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इन जगहों का चुनाव किया है। तो हमारी जो रणनीति है या जो हमारी सोच है वो ये होनी चाहिए कि हम एक एग्रेसिव डिफेंस को माने और चीन को भी उसी करेंसी में जवाब दें। चीन को सबक सिखाने के लिए दूसरा विकल्प ये है कि उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। विकल्प नंबर 2, लद्दाख में जवाबी अतिक्रमण। तरीका, LAC पर चीनी इलाकों पर कब्जा। यानी जैसे को तैसा, जिस तरह चीन ने भारतीय इलाकों में अतिक्रमण किया वैसे ही भारतीय सेना भी करे। इसका फायदा ये होगा कि चीनी सेना को भारतीय इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकेगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि इससे गलवान जैसी झड़प होने का भी खतरा है। हमारी फौज ने उधर पूरी तैयारी कर ली है। हमारी काफी कंसंट्रेशन है ट्रूप्स की, अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी है और हम किसी भी स्थिति को मुकाबला करने के लिए हम फौरन तैयार हैं। और मुझे कोई शक नहीं है कि हम अगर चाइना कुछ और भी करना चाहेगा तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के पास जो सैन्य विकल्प मौजूद हैं, उसमें एक विकल्प ये भी है कि भारतीय सेना लद्दाख के बजाय उन इलाकों में चीन के इलाकों पर एक्शन ले जहां चीन कमजोर है। विकल्प नंबर 3, अन्य सीमाओं पर सैन्य कार्रवाई। तरीका, चीनी इलाकों पर सैन्य कब्जा। भारतीय सेना इस विकल्प पर विचार कर सकती है, ये बात चीन भी जानता है। इसलिए उसने लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में भी अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। ऐसे में भारतीय सेना के पास एक तरीका वो भी है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को पहले ही सबक सिखा चुका है। हमारे साथ इस समय पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। चूंकि चीन को लेकर हम विकल्पों की बात कर रहे हैं, जनरल सिंह, बहुत इतना लंबा ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, उस पूरे सेक्टर में हम देखें अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत बार बार आती है। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पेंगोंग त्सो में उस क्षेत्र में जहां पर इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी, वहां पर फिर एक बार इस तरह का टकराव देखने के लिए मिला है। चीन के लेकर हमारे सामने ऑप्शंस क्या हैं? देखिए अंजना जी, जो ये कार्रवाई चीन कर रहा है, ये यकीनन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नीडलिंग, हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये एक प्रोवोकेशन है अगर देखा जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो हमारे जवानों ने कार्रवाई की है वो बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है और ना कि सिर्फ पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया है। हमारे जो जवान हैं, हमारे जो दस्ते हैं, वो चीन के अंदर भी गए हैं। और ये एक जो मैसेज आया है उनके हेडक्वार्टर से, उन्होंने ये बोला है कि जो इंडियन जो हमारी फोर्सेस हैं वो चीन के अंदर गई हैं। तो पहली बात तो ये दर्शाता है कि हमारे जो जवान हैं वो बहुत इस वक्त तैयार हैं, मजबूती के अंदर हैं, मोराल ऊंचा है
और वो दृढ़ निश्चय के साथ में जो भी सामने सिचुएशन आएगी, कॉन्टीजेंसी आएगी, उसका वो सामना करेंगे। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि 15 जून के बाद में जो बिल्डअप हुआ है हमारा, वो बहुत ही बेहतरीन है, और ना कि सिर्फ ये वेस्टर्न सेक्टर जो है उसके अंदर है, ये सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी है। पूरी LAC, पूरी IB जो सिक्किम के अंदर है, और जो मैकमोहन लाइन है जो 4 कोर के इलाके के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उस इलाके के अंदर भी हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़िया है। तो चीन ये जानता है अभी, तो ये छेड़खानी थोड़ी करता रहेगा, और लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि हम एक प्रेशर डालते रहें, ना कि सिर्फ मिलिट्री प्रेशर, लेकिन हम साथ में जो हमारे इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल जो हमारे जो डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ में मिलके जो एक प्रेशर हम डाल सकते हैं चीन के ऊपर, ये हमने डालना है, ताकि जो हमारे डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स हैं उनका जो स्पेस है वो श्रिंक कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो एक डिस्ट्रस्ट जो पैदा हो रहा है हर दिन, आपने देखा होगा, हमारे उनसे वार्तालाप, बातचीत चल रही थी, उसके बावजूद ये साउथ ऑफ पंगोंग सो भी अंदर आए हैं, आने की कोशिश की है इन्होंने, और हमने आने नहीं दिया है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि हम जो कार्रवाई अभी करते हैं वो किस प्रकार से हो कि हम अपना जो बैलेंस है, हमारी जो इमदादी दस्ते हैं, हमारा जो ताकत है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कार्रवाई करें, ना कि किसी और जो हमारे साथ देश हैं जो हमारी मदद करने की सोच रहे हैं, उनकी ताकत को मिला के हम कार्रवाई करें। देखिए, जंगे मैदान के अंदर एक विशफुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हमारी मदद करने कोई आ गया तो ठीक है, लेकिन आमतौर पे देखना आया है, अगर आप देखते हैं हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स के अंदर, तो आप देखेंगे कोई चीज फ्री नहीं आती है। हमें अपनी जो सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। हम तैयार हैं, हमारे पास वो इस वक्त ताकत है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। लेकिन अगर हमने उनके अंदर जाके घुस के अंदर जाना है, तो मुझे यकीन है कि जो कार्रवाई अभी चल रही है गवर्नमेंट के उनकी देखरेख के नीचे, 3 टाइम्स मोर पैसा दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और हमारे जो वेपनाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, और इमदादी दस्तों को तैयार करने के लिए, वो कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। और अभी जो विंटर का पीरियड आ रहा है, ये एक लंबी दौड़ होगी, ये एक लॉन्ग हॉल होना है, आप देखेंगे। इसके अंदर हमने तैयारी करनी है, और एक जो हमें टाइम मिलेगा इसके अंदर। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि देखिए, रजांगला की जो लड़ाई थी वो अक्टूबर-नवंबर के टाइम के अंदर थी। तो हमें कुछ लोग कह रहे थे टीवी के ऊपर कि सितंबर के बाद में थोड़ा ठंड पड़ जाएगी। ऐसी बात नहीं, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा किस वक्त वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमें इस इलाके के अंदर, ना कि सिर्फ यहाँ, हर जगह पे तैयार रहना है, और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने अपनी काबिलियत को हमेशा कायम रखना है। पर जनरल विक्रम सिंह, अगर हम चीन की हरकतों को अभी तक देखें, जिस तरीके से चीन बार बार कुछ न कुछ ऐसा करता है, हम रिएक्ट करते हैं अपनी तरफ से, आपको चीन की इन हरकतों को देखकर लग रहा है कि वो शायद एक वॉर चाहता है, या फिर ये सिर्फ उसका तरीका है, थोड़ा उकसाते रहो, थोड़ी थोड़ी जगह अपने लिए बनाते रहो? अंजना जी, मुझे लगता नहीं है कि लड़ाई होगी। मैं आपको इस तरह के हालांकि देखिए, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। हमें वर्स्ट कॉन्टीजेंसी के लिए तैयारी करनी, जो मैं पहले आपको कह चुका हूं। हमने तैयारी करनी है उस माहौल के लिए कि चीन हमला कर देगा, और उसके लिए हमने तैयार रहना है। लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूं, उनकी जो इकोनॉमी है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बोल रहा हूं, ये भी साउथ चाइना सी के अंदर जो अमेरिका के वहां पे बेड़े आ चुके हैं, उनका जो नेवल पावर जो है वहां पे मूव कर रहा है, हमारी भी शिप्स वहां पे गई हैं। तो एक किस्म का जो 2 फ्रंट्स जो चीन को इस वक्त मिल रहे हैं, मुझे लगता नहीं। साथ ही साथ उनका जो पैंडेमिक का जो माहौल है, उनकी इकोनॉमी का जो माहौल है, जॉबलेसनेस जो कंट्री के अंदर चल रही है, मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ करना चाहेगा उस लेवल के ऊपर। लेकिन हमने तैयारी रखनी है, हमने तैयारी रखी है, और अगर जरूरत पड़ती है, अगर आदेश मिलते हैं सेना को, मुझे यकीन है कि हमारी सेना जो है वो उन्हें खदेड़ देगी। जो उनके बंदे जो आए हुए हैं पैंगोंग त्सो में, देपसांग में, बाकी इलाकों के अंदर, उनको खदेड़ने के लिए हमारे पास ताकत है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी रणनीति चल रही है देश की, हमारी जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है चीन के तहत, वो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है कि हम चांस दे रहे हैं नॉन किनेटिक जो मेजर्स हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और जो औजार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जंग ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए जनरल विक्रम सिंह, पूर्व थल सेनाध्यक्ष, बातचीत कर रहे थे हमसे। और चीन क्या चाहता है,
कितना हद तक वो समझ रहा है कि भारत के सामने इस समय उसकी स्थिति कैसी है, इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। भारत अपने दुश्मन को कम करके तो नहीं आंकता है, लेकिन अपेक्षा यही रहती है कि सामने वाला भी भारत को सही सही आंके, और अगर चीन नहीं आंक सकता है तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। LAC, भारत चीन सीमा, ईस्टर्न लद्दाख। औसत ऊंचाई 17,000 फीट, औसत तापमान -10 डिग्री सेल्सियस, मुश्किलों का स्तर सर्वाधिक, भारत के हौसले का स्तर सर्वश्रेष्ठ। वो कौन सी ऊंचाई है जिसे ये नाप नहीं पाते? वो कौन सी चट्टान है जिसे ये चीर नहीं पाते? वो कौन सी चुनौती है जिसे ये हरा नहीं पाते? वो मिट्टी से उठते हैं, दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए सर्वशक्तिमान है। यही तो हिंदुस्तान है। नॉट ओनली दुश्मन देश, सारे कंट्रीज इन द वर्ल्ड बोलते हैं कि हमारे ट्रूप्स जो है माउंटेन वॉरफेयर में सबसे आगे हैं। आपने कई सारे लड़ाई देखी है, हमारी ट्रेनिंग देखी है, हमारे वॉरियर को देखा है, तो बिल्कुल हम बेस्ट है। LAC पर चले संघर्ष के दौरान चीन में जारी एक रिपोर्ट ने इस बात को स्वीकारा कि समूचे विश्व में अगर पहाड़ों के युद्ध में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो है भारतीय सेना। अभी ईस्टर्न लद्दाख में जैसे सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पर हम जो लद्दाख ट्रूप्स हैं उनके लिए यहाँ पे माउंटेन वॉरियर कार्डर कर रहे हैं। लद्दाख ट्रूप्स वहाँ पे जितने भी डिप्लॉयड हैं उनकी वहाँ से यूनिट ट्रेनिंग टीम के नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं और हम उनकी ड्रिल्स को शार्पन अप कर रहे हैं ताकि यहाँ पे 2 हफ्ता का कार्डर करने के बाद वो वापस ईस्टर्न लद्दाख में जाए और बाकी जाके अपने बाकी नुमाइंदों को वही चीजें सिखाए। ट्रेनिंग के साथ ये इंस्ट्रक्टर्स हमारे योद्धाओं में वो संपूर्ण कौशल भर देते हैं, जिसके बाद ये ऐसे खतरनाक कारनामे इतनी आसानी से कर लेते हैं कि देखने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। पहाड़ों की जो नदियां होती हैं बहुत तेज रफ्तार से बहती हैं और हमारे जो जवान हैं उन्हें क्या फेस करना पड़ रहा है वो समझने के लिए हम यहां गए। पहाड़ की नदियां बहुत खतरनाक होती हैं। अव्वल तो ये कि ऊंचाई से ढलान की ओर बहने के कारण बहुत तेज बहाव रहता है। ग्लेशियर से निकलती हुई नदियों का तापमान भी बहुत कम होता है। गहराई ज्यादा न होने के बावजूद अचानक पानी बढ़ जाने का खतरा भी रहता है। आज LAC के साथ लगते इलाकों में ऐसे कई नहर और नदियां हैं जो हमारे जवानों के लिए कठिन चुनौती पेश कर रही हैं। गलवान नदी उन्हीं में से एक है। हौसले और हिम्मत के साथ सरहद पर तैनात हमारे हथियार भी बेमिसाल हैं। दुश्मन को नष्ट करने के लिए एक अपाचे अपने आप में सक्षम होता है। अपाचे AH-64E दुनिया का सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर। युद्ध भूमि के बदलते स्वरूप और युद्ध की बदलती जरूरतों के अनुसार हाइब्रिड वॉर आज की हकीकत है। ऐसे में संचार, आवाजाही में गतिशीलता, लॉजिस्टिक्स और फायर सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यही निर्णायक साबित होते हैं हेलीकॉप्टर। एक अटैक हेलीकॉप्टर जमीन के काफी करीब चलता है
करीब होने के कारण वो दुश्मन के रडार कवरेज में नहीं आता है और अपने आप को एक्सपोज किए बिना वो हम दुश्मन की टेरिटरी में जाके और जो टारगेट है उसको बहुत ही करीब जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प है कि एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर अपाचे AH-64E किस तरह के हथियारों से लैस है और उतना ही दिलचस्प है कि पायलट जो हेलमेट पहनते हैं उससे ये हथियार कंट्रोल होते हैं, यानी पायलट केवल अपनी गर्दन मोड़कर निगाहें फेर कर दुश्मन पर वार कर सकता है। ये हेलमेट डिस्प्ले यूनिट है। इसका बेसिक काम इसका ये है कि इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं फ्लाइंग के टाइम पे जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इसके अंदर एक ही जगह पे मुझे मिल जाती है। अभी जब मुझे कोई टारगेट को एंगेज करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो मुझे उस टारगेट को एक्वायर करके इसी के अंदर एक्वायर कर सकता हूँ मैं। इसके अंदर मुझे सारा कहाँ मेरे रॉकेट जाने वाले हैं, कहाँ मेरे गोलियां जाने वाली हैं, उसका डिस्प्ले आ जाता है। एक सिंगल प्रेस ऑफ ट्रिगर फ्रॉम माय कंट्रोल्स, यहाँ कंट्रोल से वहां पे मेरे वेपन जाएंगे। भारतीय सेना और वायुसेना का कोऑर्डिनेशन, उनका तालमेल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि किस तरीके से ये सही सटीक जगह पर ओवर करें, वहां पर जल्दी से उस गन को उसमें से निकाला जा सके ताकि उसकी तैनाती हो। और कितना समय बच जाता है जिन पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए हमारे पास सड़कें नहीं है, जहां पर जाने में अगर उसकी चढ़ाई और उतराई के साथ हम फौज को पहुंचते हुए इतने भारी वजन के साथ देख लें, उस इलाके का समझिए कि किस तरीके से ये जंग की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल देता है। इसीलिए हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर ये चिनूक हेलीकॉप्टर सामने आते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत समझिए, भारी भरकम वजन को एयरक्राफ्ट के बाहर ले जाने के कई फायदे हैं। आकार के कारण भीतर फिट न हो सकने पर बाहर ले जाने का विकल्प, इसे पहुंचाने के लिए चिनूक को लैंड करने की जरूरत नहीं है। होवर करते हुए इसे निर्धारित जगह पर ड्रॉप किया जा सकता है। इससे समय की भी बहुत बचत होती है। इन परों से हवा नहीं चलती, इनसे आंधियां उठती हैं जिसमें उड़ जाएंगे हमारे हर दुश्मन। दिन हो या रात का अंधेरा, उस रात के अंधेरे में भी हमारे जीवन, हमारे भविष्य को उज्जवल रखने के लिए हमारी ये वायु योद्धा हमेशा तत्पर रहेंगे। भारत की ताकत कतई कम न है। चीन बिल्कुल भी गलती न करे भारत को हल्के में लेने के लिए, लेकिन चीन ने जिस कोरोना को जन्म दिया, उस कोरोना का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, आज इसकी रिपोर्ट आ गई। आज लॉकडाउन तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 के जीडीपी आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% दर्ज की गई है। पहली तिमाही में माइनिंग सेक्टर में 23.2% की कमी आई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की कमी आई, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ कृषि सेक्टर ऐसा है जिसमें 3.4% की वृद्धि हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 40 वर्षों में पहली बार ऐसी गिरावट देखी है, यानी लॉकडाउन के चलते देश में ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों का देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ा है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अमेरिका के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस भारत की है। अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में 32.9% की कमी आई, जबकि भारत में 23.9% की गिरावट हुई। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिसकी जीडीपी में 20.4% की कमी दर्ज हुई। चौथे नंबर पर फ्रांस की जीडीपी ग्रोथ रेट भी -13.8 रही। पांचवें नंबर पर इटली है, जिसकी जीडीपी को अप्रैल जून तिमाही में 12.4% का नुकसान हुआ। वैसे एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जिस चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना महामारी दी, उसे ही इस महामारी का सबसे कम नुकसान उठाना पड़ा है। बड़े और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में चीन एकमात्र देश है जिसने कोरोना काल में पॉजिटिव ग्रोथ रेट हासिल की। अप्रैल से जून तिमाही में उसका ग्रोथ रेट 3.2% रहा। हालांकि चीन के किसी भी दावे पर भरोसा करना मुश्किल है और यह बात उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट के दावों पर भी लागू होती है। तो दिन की अधिकतर समस्याएं कुल मिलाकर देख लीजिए, चीन के अतिक्रमण से लेकर कोरोना बीमारी तक सब चीन की ही देन है, लेकिन इस सब के बीच हिंदुस्तान का हौसला भी कम नहीं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।